हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिजाइन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आर क्रिएटेड। बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे पार्ट्स में काम हो रहा है, बहुत सारे यूनिट्स क्रिएट कर दिए हैं हमने एक काम के लिए। तो उन सब के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। हर यूनिट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। सब मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे तो गोल्स क्या होंगे, जल्दी अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अच्छे से अचीव होंगे। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही अच्छा काम होगा। हर जना हर काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ efforts of the subordinates to provide the proper amount, timing and quality of execution so that their यूनिफाइड एफर्ट्स लीड्स टू अचीवमेंट। मतलब कि जो भी हमारा सुपीरियर होता है वो क्या चाहता है कि अपने सबऑर्डिनेट को टाइम दे, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वर्क दे, सही अमाउंट में दे। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हो, बहुत कम काम भी नहीं हो, उसके लिए टाइम भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। और सामने वाला बंदा अपने पूरे एफर्ट्स लगा के अपना काम करेगा। तो और सब ऐसा काम करेंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो सब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। आगे देखते हैं, coordination is a set of human and structural mechanism designed to link the parts of the enterprise together to help achieve the specified objectives। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन बैठाना चाह रहे हैं किन किन के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन सब के बीच में। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का ग्रुप एफर्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आप सब जने मिलजुल के काम करते हैं तो आपकी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। फिर देखते हैं कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डेली चाहिए। आज कोऑर्डिनेशन हो गया, कल नहीं हुआ तो सब चीज़ें खराब हो जाएगी। तो डेली चाहिए। एक तो एक डायनेमिक, जिस जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि हायर डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स इज द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स हैं वो हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आप जितने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे किसी भी चीज़ के अंदर उतना ही आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। तो ऑल ओवर प्रोग्रेस तभी होती है जब हर जना अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करें। Higher degree of integration is in the performance of various functions by the various persons in the organization। अलग अलग जना अपना फुल एफर्ट के साथ काम करें, हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं वो सब पूरे होंगे। फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही ट्राइज टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स विद अदर्स। तो जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो सब जने मिलजुल के काम कर सकें। अब ये एसेंस क्यों है मैनेजमेंट का, देखते हैं। देखो, एक कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि क्या बोलता है कि हर चीज़ एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए। अगर एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन होगा तभी मैनेजमेंट अपना एफिशिएंट काम कर रही है। अगर अपना मैनेजमेंट अपना पूरा पूरा योगदान देगी तभी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा। So other believes that the coordination being descriptive of managers functions than the management itself। Obviously मैनेजमेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो अब ये बोल रहा है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट व्हाई। पहला पॉइंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंस रिलेट्स टू द इंट्रिंसिक नेचर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अंदर से निकलता है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक नहीं होता है। जो मैनेजर्स के अंदर से ही निकलता है कि वो कितना ग्रुप एफर्ट डाल रहा है, कितना सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहा है, कितने एफर्ट्स अपने डाल रहा है, कितना पावरफुल है, कितना कंस्ट्रक्टिव है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितने कोऑर्डिनेटेड चल रहे हो। तो ये एक ग्रुप एफर्ट है। सेकेंड है, कॉम्पोजिट ऑफ ड्यूटीज क्लोजली रिलेटेड टू द
हारमोनियस करेक्टर एंड द ऑपरेशनल सिमिलैरिटी। तो आप कितना अपने हारमोनियल एफर्ट्स डालते हो, कितना इंपॉर्टेंट समझते हो किसी काम को, कितना सिग्निफिकेंट फंक्शंस आप प्ले कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी, लीस्ट इंपॉर्टेंट को लेस इंपॉर्टेंट का समझा, आपने किस तरीके से अपना काम ऑर्गेनाइज करा है, कितना एफिशिएंटली आप वर्क कर रहे हो, वो सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आती है। तो आप चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल बनाए रखेंगे तब सारे काम अच्छे से होते रहेंगे। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस। इफ़ यू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एडिकेटली तो ऑब्वियसली आप इंटरडिपेंडेंट हो, आप एक जगह काम कर रहे हो तो सब जनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। आप सब जने इंटरडिपेंडेंट हो, इंटीग्रेटेड हो, तो आपको एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी ग्रुप एफर्ट की बात आती है वहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। हर इंडिविजुअल जना अपनी प्रॉब्लम्स को समझे और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करे, तभी ये काम ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल हो सकता है। तो coordination has been treated as a central problem of the management because authors were not sure about the interdependence of the various individuals and the proper execution of various management functions। तो हमें नहीं पता होता कि हर जने को हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता, लेकिन अगर खुद का काम अगर सब जने अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगी। तो नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन करने की? क्योंकि सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल, एक कंपनी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, सब अपने यूनिक तरीके से काम करते हैं, सबकी अपने अपने हैबिट्स होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने के, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, अलग अलग माइंडसेट से आए हुए हैं। तो हम सबको तो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हमें अच्छा ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना है तो हमें हमेशा सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल जॉइन्स ऑर्गेनाइजेशन एज ए मेंबर टू फुलफिल देयर नीड्स। तो खुद इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करता है कि हमारी खुद की नीड्स पूरी हो सके, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स अपने आप पूरी होंगी। तो मोर ओवर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज हायर विल बी द डिग्री ऑफ सच इनकम्पैटिबिलिटी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकम्पैटिबिलिटी होगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में। फिर है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि आप स्पेशलाइज होंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो आप क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को मॉडर्नाइज तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन इज रिफ्लेक्टेड द यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट। आप सिंप्लीफिकेशन मतलब कि आप कोई स्पेशलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट को ट्रेन, आप किसी बंदे को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज कर जाए ताकि वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके। अब इफ़ द स्पेशलिस्ट आर अलाउड टू वर्क विदाउट कोऑर्डिनेशन द रिजल्ट्स में बी कॉस्टली। अगर सब जने अपना अलग अलग विदाउट कोऑर्डिनेशन काम करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत कॉस्टली आएंगे। सब मिलजुल के काम करेंगे तो जल्दी काम होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सबका काम अलग अलग है, सबके डिपार्टमेंट अलग है, सबके डिवीजन, सबके सेक्शन, सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ अलग अलग है। तो अगर हमको साथ में काम करना है तो हमें अश्योर करना पड़ेगा कि हम अपना कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा दे रहे हैं ताकि रिजल्ट्स बेटर आए निकल कर। तो समटाइम इट हैपन्स बिकॉज द फंक्शंस आर ग्रुप्ड इलॉजिकली। कभी कभी फंक्शंस क्या होते हैं, इलॉजिकली होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि लॉजिकल रूट क्या है इस काम को करने का। तो फिर क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंटेशन होता है, सेल्स का अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, हर जगह अपना अलग अलग काम होगा। तो आप जिस काम में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस चीज़ के लिए अपॉइंट हुए हो, आपको वहाँ पर बेस्ट कोऑर्डिनेट करके चलना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2000 लोग चल रहे हैं तो आप 2000 से आप इजीली कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। तो आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं एटलीस्ट वहाँ आपको सब जनों को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होता है। सबकी एक की परफॉर्मेंस पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। तो अगर एक डिपार्टमेंट खराब काम करेगा तो वो पूरा ऑल ओवर पूल होके पूल्ड वर्क जो होगा वो खराब ही आएगा, इम्पैक्ट गलत ही आएगा। तो इन पूल्ड इंटरडिपेंडेंस वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर आइदर लोकेटेड एट द सेम प्लेस, या तो सब सारी एक ही जगह लोकेटेड है या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं और वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो दिस मे बी हैपन इन द केस ऑफ द हाई डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली विदाउट द प्रोडक्ट रिलेशनशिप।
फिर जैसे इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है छोटा सा, इसने पूरा कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वो अकेला काम करेगा तो इतना काम होगा, अगर मिलजुल के काम करेगा तो इतना ज़्यादा काम होगा, अगर इंटरडिपेंडेंस है तो आप सारी यूनिट्स एक जगह खोलो ताकि कोऑर्डिनेशन बैठाने में ईजी हो। ऐसे करके इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आप कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे काम का। फिर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल। लोग आते हैं खुद की नीड्स को पूरी करने, उनकी इंडिविजुअल नीड्स होती है, लेकिन कंपनी चाहती है कि हमारे पास ऐसा बंदा है जो हमारी नीड को समझे और हमारे लिए काम करे। तो आपकी इंडिविजुअल नीड्स और ऑर्गेनाइजेशनल की नीड्स दोनों अलग अलग है। कंपनी आपको एक्सपेक्ट करती है कि हमारी नीड के हिसाब से बंदा चले, और बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी नीड के अकॉर्डिंग कंपनी मुझे इतना पे करे, इतने इंसेंटिव दे कि मेरे काम बन जाए। तो दोनों का ध्यान रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे कि एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना चाहिए, तो तभी दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे। तो कंपनी को भी समझना चाहिए एंड एम्प्लॉय को भी इंटरेस्ट समझना चाहिए कंपनी का। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कितने कितने टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। पहला है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इंटरनली कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है सबसे ज़्यादा। वी टॉक अबाउट इंटरनल कोऑर्डिनेशन, वी रेफर टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, सब्सटैंशियल हो एंड प्रोसीजनल हो, चाहे वो किसी भी हायरार्किकल लेवल की बात करें, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये होता है कि आप अपने साथ वाले बंदों से और अपने ऊपर वाले मैनेजर्स उससे भी ऊपर जो पोस्ट है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन में भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो और आप अपने जो कलीग्स हैं उनसे भी आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो। अब आता है सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन। अब सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटेंटिव। ये होता है डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या काम करना है और कैसे करना है, इस प्रोसीजरल। अब क्या काम करना है इज दिस, एंड ये क्या होता है, कैसे काम करना है आपको। तो ये अगर आपको पता है तो आप चीज़ों को कोऑर्डिनेशन पर, आपको जब पता ही नहीं आपको काम क्या करना है तो आप कोऑर्डिनेट क्या करेंगे किसी चीज़ के साथ। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू शुड डू एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, तो तभी आप कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। इसमें पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन ये होता है कि जहाँ पर दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप हो, जैसे आप गवर्नमेंट के साथ हो, आपकी कंपनी गवर्नमेंट के साथ कैसे डील कर रही है, एक्सटर्नल फाइनेंसर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे आपकी कंपनी डील कर रही है। तो एक्सटर्नल रिलेशंस आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कौन से मीडिएटर्स रख रखे हैं, कैसा आपका फाइनेंस है, कैसे आपके पर्सनल रिलेशन है, कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, आपकी सर्विसेज कैसी हैं, उन सब पे डिपेंड करता है आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, अब कैसे इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट किया जाए, ये तो है कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, अब है कैसे कोऑर्डिनेट करें आप क्या कर सकते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट एक अच्छे कोऑर्डिनेशन पे पहुंच सकता है। एक अच्छा अगर मैनेजमेंट आपके पास है तो आपको वो हेल्प कर सकता है कि आप बेटर कोऑर्डिनेशन करें। कैसे? कोऑर्डिनेशन बाय चेन ऑफ कमांड। सबसे पहले चेन ऑफ कमांड आप क्या करेंगे, सबको अपना अपना बता देंगे कि आपका काम ये है। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन करेंगे आप। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में तो आपको सबको पता होना चाहिए कि आप जो एक हायरार्किकल लेवल पर हैं, बराबर पोजीशन पर जितने भी लोग हैं उनको उनका क्या क्या काम है, उनसे आपको कैसे डील करना है, कौन क्या क्या काम कर रहा है, तो आपने किस तरीके से अपना काम सारा बांटा है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल इज बिलो टू अबव या अबव टू बिलो। दैट मीन्स कि आप अपने मैनेजर, अपने सुपीरियर और उनसे हायर अथॉरिटी वाले लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। फिर है कोऑर्डिनेशन बाय लीडरशिप। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकता है बाय गिविंग कमांड्स कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, इतने दिन में करना है, नहीं किया तो ये पेनल्टी होगी, तो सामने वाला अपने आप काम करके देगा। तो अगर काम पूरा हो रहा है मतलब चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चल रही है, तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा काम करवा सकता है, नो डाउट। कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज। अब कमिटीज आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो द रोल ऑफ कमिटी इज सिग्निफिकेंट इन अचीविंग द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। अब हॉरिजॉन्टल वाला जो कोऑर्डिनेशन है वो एक अच्छी कमेटी अचीव कर सकती है। कैसे?
To ensure the problems which arise in the relationship between the various units are solved by group discussion. जितनी भी problems हो आपस में वो solve करिए, group discussion करिए, जो भी problem आ रही है वो solve करिए, आप अच्छी coordination बैठाइए, जितनी भी opportunities हैं उनको miss मत करिए, आप ideas problem को interchange कीजिए, कोई तकलीफ आ रही है तो आप बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फिर है स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यूजुअली डिज़ायरेबल फॉर रेगुलर टाइम टू कंट्रीब्यूट अ मीटिंग। आप मीटिंग्स में आप बता सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है, आप सबको बोलिए कि आपको प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग के अंदर। उसके बाद आप बताइए कि टू लर्न फ्रॉम द सुपीरियर मैनेजर अबाउट द न्यू प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स के बारे में आप पता लगाइए, डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगाइए कि कैसे काम इफेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन बताइए, कोई अपॉर्चुनिटीज है सबऑर्डिनेट के साथ, देन दे शुड नो कि अगर आपने इतना अच्छा टारगेट करा कंप्लीट तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन आप देंगे उस मीटिंग के अंदर, हर काम से रिलेटेड हर चीज़ का, कि कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वो सब आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर है स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स भी अपॉइंट करती हैं कई कंपनीज की, वो लोग एक्सटर्नल काम नहीं करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन करने का काम करेंगे, या वो यही काम देखेंगे कि सबका काम ढंग से हो रहा है, सब आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करेंगे जो इससे निगरानी का काम करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं आप एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करके, तो आप अलग से कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि आपका काम ढंग से हो। फिर होता है सेल्फ कोऑर्डिनेशन। इंसान के अंदर खुद में ही आ जाए, आप उसको इतने अच्छे से ट्रेन कर दो, आप उसको इतने अच्छे से इंडिविजुअल एफर्ट्स कि वो अपना खुद का इंडिविजुअल एफर्ट डाले, आप इतने अच्छे से उसको ट्रेन कर दो। तो एक होता है सेल्फ कोऑर्डिनेशन कि आपके अंदर से ही निकल के आए कि नहीं मुझे इतना अच्छा काम करना है कि ये सारी चीज़ें मैनेज ईजिली हो जाए, सबको सारा काम भी हो जाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए। उनको बताओ कि कितना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना। फिर एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, क्या क्या ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन में। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मुझे पता है कि मैं किस अथॉरिटी पे बैठी हूँ, मेरी उस अथॉरिटी पे बैठने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, मुझे मैं किसको आंसरेबल हूँ, मुझे कौन आंसरेबल है, अगर ये सारी सिचुएशन मुझे पता है तो आप ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। वेल डिफाइंड वर्क प्रोसीजर्स। वेल डिफाइंड वर्क प्रोसीजर्स में ये बोल रहा है कि टू फैसिलिटेट प्रोसीजनल कोऑर्डिनेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। अगर वेल डिफाइंड वर्क प्रोसीजर, अगर हम अपने काम को एक जो वर्क प्रोसीजर है उसको प्रॉपर फॉलो करें कि पहले ये काम होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये अप्रूव करेगा, सब अपने अपनी अथॉरिटी समझे, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो परफॉर्मेंस बेटर होने का चांसेस हैं। हर चीज़ को घुमा फिरा के रिपीट करा है, पूरे क्वेश्चन में बहुत सारी जगह चीज़ें रिपीट हुई है अलग अलग पॉइंट्स के अंदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम जब ही पैदा हो सकता है जब सुपीरियर कमांड अच्छे से करे, बिहेव अच्छे से करे, अपने सामने अपने से नीचे वाले को प्रॉब्लम रखने की आज़ादी दे, और फिर गुस्सा ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे, थ्रेटन ना करे, तो काम अच्छे से हो सकता है। आपको आप कम्युनिकेशन हर जने से अच्छा रखो, हार्मोनाइज वे में बात करो, सबसे प्यार से बात करो आप, तो जितना प्यार से आप बात करेंगे उतना ही ढंग से सामने वाला भी आपसे बात करेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को स्पीक आउट करेगा। तो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कि आप एडिकेट, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कि आप एडिकेट तरीके से, क्लियर तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से सामने वाले के सामने अपना पॉइंट रख रहे हैं। तो फिर है प्रोविजंस ऑफ चेक एंड इंस्पेक्शन। प्रोविजन ऑफ चेक एंड इंस्पेक्शन कि आप टाइमली सबसे चेक करें, इंस्पेक्ट करें कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम्स वो उनको पता है कि नहीं पता, कि काम क्या करना है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, आप पूरा तहकीकात करेंगे कि सब काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ सही है, बंदे सब बढ़िया है, काम सब बढ़िया है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। आपने भाई गलत लोगों को गलत जगह लगा रखा है, या फिर एक काम करने के लिए 4 लोगों को लगा दिया, इंपॉर्टेंट काम के लिए कोई लोग ही नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर ही खराब है, तो फिर काम सही से होगा कैसे। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें अपना स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खराब तो नहीं है। फिर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट की वर्किंग कंडीशन कैसी है, लोगों को सही काम करने के लिए पूरा कंफर्ट तो है कि नहीं है, जो सुपरवाइजर है
वो ध्यान सुपरविजन रखेगा कि कैसे आपको इफेक्टिवली लीडरशिप करनी है। एक सुपरवाइजर कैसे लीड करेगा, एक अच्छी तरीके से देख के कि मेरा अंदर जो काम कर रहा है वो उसको कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा। तो क्लाइमेट कैसा है, वर्किंग क्लाइमेट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वर्किंग क्लाइमेट अच्छा है तो आप अच्छे से काम को करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। पहला प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सबसे पहले है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एग्रीमेंट ऑन द वर्क मेथड्स, एक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपको बताना होगा कि क्या मेथड अडॉप्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या आपको अचीवमेंट करना है। अगर आप काम कर दोगे तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सटर्नल पार्टीज कैसे इन्फ्लुएंस करना है उनको, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, कैसे काम कोऑर्डिनेट करना है, ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली बतानी पड़ेगी कॉन्टैक्ट करके अपने सारे लोगों को, जितने भी आपके मैनेजर्स हैं और जितने भी आप लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको। और आप अपना काम सारा क्या करवाएंगे, प्यार से करवाएंगे। डायरेक्टली जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा अपने सुपीरियर से और सबऑर्डिनेट से, और वो दूर करेगा, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे, प्यार से, नॉट बाय फोर्स ऑर्डर और कोरिजन, फोर्स ऑर्डर एंड कोरिजन से नहीं। कोऑर्डिनेशन एट द अर्ली स्टेज, सबसे स्टार्टिंग में ही अगर कोऑर्डिनेशन को रख दिया जाए तो चीज़ें इन द कोऑर्डिनेटेड रहती है। अगर आपकी वर्क साइकिल जो है, जो आपके अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द वर्क साइकिल है, वहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो बहुत हद तक चीज़ें संभल जाती है। क्योंकि एंड तक जाने के बाद में अगर आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें हो चुकी है, वो सुधर नहीं सकती। तो आप वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग में ही आप कोऑर्डिनेशन को पार्ट बनाइए अपने काम का। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन ये नहीं एक बार हो गया तो, ये पहले भी रिपीट हुआ है, देखो फीचर्स में वापस रिपीट हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन में कंटिन्यूटी चाहिए। आप ये नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन करो और कल करो ही मत, लेकिन डेली आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, चेंजिंग होता है जैसे इन्वायरमेंट वैसे वैसे कोऑर्डिनेट होगा। अगर कोई चीज़ चेंज हो गई तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ेगा, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर के साथ फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। डायनामिक मतलब चेंजिंग, नॉट फिक्स्ड। आपका कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो आप उसको कैसे संभाल रहे हैं उस सिचुएशन को। फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। अब टाइमिंग क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की कोऑर्डिनेशन चाहिए। कि ऐसा अगर आप किसी एक्सटर्नल पार्टी से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इंटरनल इंसान से डील कर रहे हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क में एक प्रोडक्ट जा रहा है, या फिर आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जहाँ पे 10 जनों को आपको रिपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आप टाइमली रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, काम सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेंबर टाइमली रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो टाइमिंग का बड़ा खेल है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या बताता है कि दो या दो से पार्टीज के बीच में कोई चीज़ का इफेक्ट कितना बढ़ रहा है, वो होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। आज मैंने किया, सामने वाले ने मेरे को फेवर ऑफ किया, तो मैं सामने वाले को कितना अपना दे रही हूँ और सामने वाला बदले में मुझे इक्वल दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैं तो सब कुछ आगे बता रही हूँ लेकिन सामने वाला बंदा मुझे बता ही नहीं रहा कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है कि नहीं है, उसके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने कोई स्ट्रैटेजी बताई कि तुम ये अडॉप्ट करो, और वो अडॉप्ट करे जा रहे हैं, मुझे रिजल्ट ही नहीं बता रहे, तो मैं कैसे करूँगी। तो कोऑर्डिनेशन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब अगर एक जना दे रहा है तो सामने वाले को भी इक्वली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप काम को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी छोटा दे रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और मार्केटिंग के साथ में। दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। एक जना कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना कर ले। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 9-10 पेज का क्वेश्चन तो ये आराम से है। तो कोऑर्डिनेशन आप दिमाग से लिख सकते हैं लेकिन आपको पॉइंट्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर तो आप अपने खुद की ओन लैंग्वेज फिर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है बट बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आप इसको 2-3 बार देखिए, वीडियो को वापस चलाइए, नहीं समझ में आता तो 3 टुकड़ों में वीडियो देखिए 10-10 मिनट कर और इसको पूरा अच्छे से समझिए। आई होप ये बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।